नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला परिषद मार्केट स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद परिजनों ने डीटीओ कार्यालय में काम नहीं होने से नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा और उत्पाद विभाग और गायघाट थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ आधा दर्जन तस्कर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद मार्केट स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवती के मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ कर कई घंटों तक बवाल काटा। जिला परिषद मार्केट के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवती की मौत होने से जिला परिषद मार्केट आज दोपहर में रण क्षेत्र में तब्दील रहा, जहां युवती की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल पर युवती के इलाज में लापरवाही बरतने और पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। वहीं अस्पताल में मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी सभी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर बाजार में बवाल काटना। मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि हंगामे की सूचना मिलने के बाद नर्सिंग होम पहुंची नगर थाना की पुलिस पर हंगामे और तोड़फोड़ पर मूक दर्शक की भूमिका में नजर आए। वहीं मृत युवती के परिजनों के द्वारा पकड़ा गया अस्पताल का एक कर्मी पुलिस की हिरासत से भी फरार हो गया, जिसके बाद युवती के परिजनों ने पुलिस की नीयत और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, सीटी स्कैन किया गया, जो जांच फांच होता है डॉक्टर का सब हुआ है। उसके बाद आज अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है। जब मर गया ऊपरे मर गई लड़की हमारी, और जब मर गई है तो अभी लोग एम्बुलेंस भेजा है कि तो पटना रेफर हम कर रहे हैं। हम लोग ऊपर नहीं देखे, भाई पेशेंट को देखे। क्या हुआ था आपकी बच्ची को? क्या हुआ था? हमारे बहन की लड़की है। तो क्या हुआ था उसको? उनको मंगल के रात में माथा में दर्द उठा, उसका तो बेहोश हो गई। तो लोग डॉक्टर यहाँ ले आया तो कल से इलाज हुआ। आज अभी तक डॉक्टर का पता नहीं है। तब मॉडल लाश को पटना लोग भेज रहा था। समझे तो नीचे आए हैं तो यहाँ का औरत सब पेशेंट सब पैर में ऐसे की है ना, हम लोग तो बच्चा का मुँह देख रहे हैं। परिवहन कार्यालय के मेन गेट पर काम नहीं होने से गुस्साए लोगों ने कई घंटों तक हंगामा किया। जिला परिवहन विभाग के परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल पर निगरानी विभाग के द्वारा छापेमारी के बाद परिवहन विभाग की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। परिवहन विभाग के सभी ऑपरेटर का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद दूर दराज के इलाके से आने वाले लोग परिवहन विभाग में अपने कामों को लेकर हर रोज वापस जा रहे हैं। इसका कारण सभी ऑपरेटर के आईडी और पासवर्ड को लॉक कर दिया गया है, जिसे लेकर गुरुवार को जिला परिवहन कार्यालय के गेट पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि परिवहन विभाग के द्वारा उनके कामों को नहीं किया जा रहा है और उन्हें दोहराया जा रहा है। अभी तक में मेरा 1 साल हो गया। 1 साल से तोड़ रहे। हाँ। आज क्या बताया जा रहा है? आज बताया कि 2 बजे रुकिए, फिर गेट बंद हो गया, अब अंदर जाने नहीं देते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है। कहाँ से है? हम कटरा थाना से, सेहवारा पंचायत से। वहीं जिला मोटर यान निरीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि कर्मचारी के आईडी, पासवर्ड और एक साथ ट्रांसफर के कारण यह समस्या आ रही है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। प्रोग्रामर का ट्रांसफर हो गया है और सब आईडी बंद है, इसीलिए सबको बोल दिए हैं 2 दिन के बाद आइए, और सब 2 दिन के बाद उन लोग का काम होगा, सारा ज्वाइन करेंगे नया प्रोग्रामर ऑपरेटर तब। कटरा प्रखंड में कई पंचायतों को जोड़ने वाला पीपा पुल पर बागमती नदी का पानी 2 फीट ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गया। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और गंडक के जलस्तर में कमी आने के बाद बागमती अब उफान पर चल रही है।
पुल के दोनों छोर पर लगभग 3 से 4 फीट पानी का बहाव होने लगा है। इससे उत्तरी प्रखंड के कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिस कारण अब कटरा में कई पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने की वजह से कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। वहीं पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, जिस कारण लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। वहीं सब्जी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से वह अब लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 1-2 दिन की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 फीट पानी बागमती में बढ़ी है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर आपके सामने ये बागमती नदी का तस्वीर है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नतीजा यह है कि आसपास के जो निचले इलाके हैं उसमें पानी तेज़ी से फैलने लगा है। स्थानीय जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थिति यह है, आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ जो कि कटरा मुख्यालय को मुजफ्फरपुर मुख्यालय को जोड़ती है। तकरीबन 18 से 20 पंचायतों को यही पीपा पुल जिला मुख्यालय से जोड़ती है। लोगों को यहाँ से बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल रात ये पीपा पुल के दोनों साइड पानी चढ़ जाने से लोगों में काफ़ी भय का माहौल हो गया। किसी तरह आज भी लोग इस पुल के सहारे सड़क तक निकल पाते हैं, लेकिन लोगों में बाढ़ के खतरा को देखते हुए भय का माहौल व्याप्त है। हमने जब स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो सुनिए उन्होंने नेता पर निशाना साधते हुए और जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। एमपी यहाँ का विधायक, यहाँ का सरकार सब चोर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं ये 15 साल से स्थिति है। 22 पंचायत का ब्लॉक है। देख रहे हैं स्थिति, आप क्या स्थिति है यहाँ नदी का जलस्तर जब भादों का समय आता है, बारिश का समय आता है, तो लोग यहाँ के हैबिचुएटेड हो चुके हैं, आदत पड़ चुका है। ऐसे ही पानी आते जाते रहता है। लोग अभी जैसे हम लोग जांग भर पानी हेल के आ रहे हैं, 2 दिन बाद कमर भर पानी हेल करके आएंगे। उसके बाद भी पथ मतलब टूट जाता है। ये जो अभी तो सहारा पीपा पुल है, इसके बाद भी लोग जैसे तैसे करके कोई भी सुविधा से नाव से हो या रस्सी बांध के हो, ऐसे लोग पार करते हैं। इस बार तो इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी बन चुके हैं। वो हैं, लेकिन सरकार का काम कागज़ पे ही चल रहा है। मंत्री जी से भी कई बार लोग बात किए हैं। लोग कहते हैं न देख रहे हैं अभी कोई सरकारी, न कोई तंत्र है, न कोई सरकारी व्यवस्था है, न कोई अधिकारी आते हैं। परेशानी आने जाने में बहुत परेशानी है। इस पार के आदमी इस पार, उस पार के आदमी उस पार। पानी अभी तो कम है तो जा रहे हैं, नहीं तो बस वही देखिए रहे पूरा भीग गया है। रास्ता तो सिंगल यही है मुजफ्फरपुर, बस सिंगल रास्ता है। दोनों तरफ से पानी लग गया पुल पे भी। कैसे आप लोग बाइक वगैरह लेके नहीं जाएंगे, बस जा रहे हैं। अगर बढ़ गया पानी तो उधर का उधर ही रहेंगे, इधर का इधर रहेंगे। कहीं से कोई सहयोग वगैरह सहयोग कथी के रहता है, यहाँ कुछ सहयोग नहीं। पूरा डूब गया है। हम लोग ये देखिए मोटरसाइकिल और अपने जान को हथेली पर लेके अभी हम लोग दवा लाने जा रहे थे कटरा PSCH में। और स्थिति ये है सर कि यहाँ के जो नेता और विधायक और सांसद जो वोट पाते हैं और वोट लेते हैं और वो चले जाते हैं, कभी कोई देखने वाले नहीं है। वो जीत के गए, अपना घर देखते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं। अभी नदी में क्या बागमती की क्या स्थिति है? अभी सर बागमती की स्थिति ये है कि सर एकदम मतलब जल स्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और मतलब आपको पैदल भी आप नहीं जा सकते हैं। आपको कभी किराना के दुकान पे जाना हो, कभी यानी घर से कोई सामान लेना हो या अगल बगल जाना हो, तो भी स्थिति ये है कि भर कमर पानी हेल के ही जाना पड़ता है। तो आपने सुना किस तरीके से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यह कोई पहली बार कटरा इलाके में बाढ़ नहीं आती है। हर साल यहाँ बाढ़ आते हैं और हर साल यहाँ कई पंचायत इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यही नहीं, कई लोगों की डूबने से इस बाढ़ में मौत भी हो चुकी है। लोग अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब तक जिला प्रशासन और सरकार से सहयोग उन तक पहुंच पाती है।
मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभागार में बाल संरक्षण की ओर से बाल तस्करी रोकने विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को बाल संरक्षण इकाई की ओर से बाल तस्करी रोकने को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में स्वयंसेवी संस्थाओं को कोरोना से हुई मौत से कुछ ऐसे परिवार जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ, सरकारी योजना का लाभ कैसे मिले, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही बाल श्रम, बाल तस्करी रोकने सहित बच्चों से जुड़े मुद्दों पर कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण इकाई के द्वारा बाल संरक्षण से जुड़े वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाकर स्वयंसेवी संस्थाओं को इसकी जानकारी दी गई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर के सहायक निदेशक बाल संरक्षण ने एक बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने किया है। इसमें तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के बाद बहुत ऐसे परिवार सामने आए हैं जिनकी बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो इसके लिए उनको चिन्हित कैसे किया जाए और उन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए उनको किन किन योजनाओं के साथ आच्छादित किया जाए, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर ये बैठक की गई। इसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, भेद्यता मानचित्रण के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका कुल लबोलुआब यही है कि जो बच्चे, खास करके जो वनरेबल सेक्शन के बच्चे हैं, जिनको ज़्यादातर ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उन पर रोक लगाने के मद्देनज़र और समाज के मुख्य धारा में उन्हें लाने के मद्देनज़र ये प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। एसकेएमसीएच में भर्ती पोस्ट कोरोना संक्रमित मरीज डॉक्टर के बेहतर इलाज के बाद ठीक होकर उसे घर भेजा गया। जिला में पोस्ट कोरोना और बच्चों में घातक बीमारी में शामिल MIS-C से आज एक बच्ची ने बेहतर इलाज के कारण ठीक होकर अपने घर लौट गई। बताया गया है कि बीते 17 जून को जिला के मीनापुर प्रखंड से एक बच्ची एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसमें MIS-C नामक बीमारी पाया गया, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और जो गंभीर हालत में भर्ती हुई थी, जिसने आज उसको मात देने के बाद अपने परिवार के साथ डिस्चार्ज होकर घर लौट गई। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में इस बीमारी का पहला मरीज पाया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लगातार प्रयास और समुचित इलाज के बाद बच्ची आज स्वस्थ होकर घर लौट गई। DPRO कमल सिंह ने बताया कि 17 जून को मीनापुर से अंशु नाम की एक बच्ची एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसमें MIS-C बीमारी पाया गया और उक्त बच्ची की देख रेख डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी कर रहे थे और उस बच्ची का समुचित इलाज किया गया, जिसके फलस्वरूप आज बच्ची स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई है और उसको लेकर बेहद खुशी जताई गई है। मीनापुर से जिसका संबंध है, 17 जून को एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था, जिसे MIS-C जो सिंड्रोम होता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बीमारी होती है, उस स्थिति में उसको भर्ती कराया गया था। डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी के देख रेख में उसकी समुचित चिकित्सा प्रदान की गई और उसका फल ये मिला कि आज वो बच्ची स्वस्थ होकर के अपने घर वापस चली गई है। उसे डिस्चार्ज किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एसकेएमसीएच का प्रथम केस था। इस तरह का प्रथम केस एसकेएमसीएच के सामने आया था, जहां एसकेएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर गोपाल शंकर। रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में SBI बैंक द्वारा 2 वाटर कूलर लगाया गया, जिसका जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 2 वाटर कूलर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी सह रेड क्रॉस के प्रेसिडेंट प्रणव कुमार ने किया। इस दौरान SBI के उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक श्रवण कुमार सिंह, रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि रेड क्रॉस हमेशा लोगों की सेवा में आगे रहता है और SBI के द्वारा जो यह निस्वार्थ सेवा की गई है, सराहनीय है। SBI के
द्वारा दिया गया है, लेकिन इसका पहल हमारे जिलाधिकारी सब प्रेसिडेंट रेड क्रॉस के द्वारा ही किया गया और उनके जो पहल था उसको एसबीआई ने अक्षरशः पालन किया और आज के लिए रेड क्रॉस के लिए बहुत अच्छा दिन है कि दो वाटर कूलर मिला है एसबीआई द्वारा। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि रेड क्रॉस में काफी संख्या में लोग आते हैं, जिसके पीने की पानी की समस्या एसबीआई द्वारा दिए गए इस वाटर कूलर से दूर होगी। रेड क्रॉस में आम लोगों के लिए शुद्ध जल पेयजल की व्यवस्था की गई है और उसी का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया है और ये रेड क्रॉस की तरफ से किया गया उपाय जनहित से जुड़ा हुआ है। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने आम लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था किया है। उसी सिलसिले में जिलाधिकारी वहाँ गए थे और उसका उद्घाटन किया। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्पाद विभाग और गायघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ आधा दर्जन तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराब तस्करों पर नकेल कसने में लगी है। यही वजह है कि आए दिन जिले के किसी न किसी क्षेत्र से अवैध शराब की बरामदगी की जाती है। वहीं गायघाट पुलिस भी शराब तस्करों पर नकेल कसती नजर आ रही है। इसी दौरान देर रात उत्पाद विभाग और गायघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। वहीं टीम ने मौके से तकरीबन आधा दर्जन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पटना मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली थी कि गायघाट थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की अनलोडिंग की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। वहीं टीम ने आधा दर्जन कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समाहरणालय में जारंग गठोली गांव निवासी विनय मंडल ने गायघाट थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर गुरुवार को गायघाट अध्यक्ष और अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने को लेकर गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग गठोली ग्राम निवासी विनय मंडल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। विनय मंडल का कहना है कि 3 महीने से गांव के दबंगों द्वारा उनके घर को तोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने गायघाट थाना को दी है। साथ ही अंचलाधिकारी को भी अपने जमीन के कागजात से अवगत कराया। उसके बावजूद दबंगों के मेल में आकर यह लोग आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों से पूर्व में न्याय की गुहार लगाई थी। का निवासी हूँ। 16/5/2021 को खपरा फूट गया, जिसके आलवेस्टर चढ़ा था। अमरनाथ मंडल ने रंगदारी टैक्स मांग रहा है, 50,000 रुपये मांग रहा है, जिसके आलोक में थाना प्रभारी को आवेदन दिया, सीओ साहब का आवेदन दिया और जिला अधिकारी को आवेदन दिया, पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन दिया, सीओ एसडीओ साहब को आवेदन दिया। कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारे घर में जल थल हो चुका है, जिसके खाना पीना बनना दुश्वार हो चुका है। घर का बच्चे का बीमार पड़ रहे हैं।
इसके कारण हमने अमरण अनशन पे बैठा हूँ और गाय घाट थाना प्रभारी और सीओ साहब को भ्रष्टाचार कर्मियों के विरुद्ध में कार्रवाई किया जाए। मारपीट और अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र कुमार ने SC/ST विशेष न्यायालय में जिले के कई अधिकारियों पर परिवाद दायर किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में गुरुवार को अंबेडकर नगर सिकंदरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार ने जिले के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, पूर्वी अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार और मुसहरी अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर पर 323, 386, 504, 120B IPC सहित SC/ST अत्याचार निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में परिवाद दर्ज कराया। धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि 2014 से वे सिविल सर्जन कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। उनका काम ऑपरेटिंग करना है। सदर अस्पताल बहाली प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2 माह पूर्व मुकेश पाठक द्वारा प्रेरणा प्रियदर्शी नाम की एक ANM के पद पर नियुक्ति को लेकर बातचीत का ऑडियो वायरल कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन भी दिया गया। उस आवेदन के आलोक में जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें सभी आरोपी शामिल थे। जांच के नाम पर इन सभी के द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक गालियां देने का आरोप उन्होंने लगाया है। जो ऊपर डाटा सेंटर चलता है उसका रिपोर्टिंग सारा चीज़ करना रहता है। मैं बहाले में कोई अहम रोल नहीं हूँ, वो हम लोग को जानबूझ के फंसाया गया है। हम लोग को ड्यूटी से द्वारा धमकाया गया था, जबरदस्ती करके बुलाहट करके और मारा पीटा भी गया है और ले जाकर चैम्बर में जबरदस्ती करके हमसे लिखवाया गया था कि ये सारा जो वीडियो वायरल हुआ है जो तुम्हारा है वो सत्य करो, लिखो उस पर। जबरदस्ती करके लिखने पर गाली गलौज और चमार उमार है, अनुसूचित जाति के नाम पर धमका के जबरदस्ती करके हम लोग को लिखवाया गया। मैंने मना भी किया तो जबरदस्ती करके मारा पीटा भी गया है और उसके बाद भी बोला धक्का मार के भगा दिया गया और मामला गंभीर है। थाना पर भी गया था तो लिखवाने के लिए, तो थाना पे कोई अति नहीं कहा गया कि अभी नहीं लिखेंगे, जाइए। हम लोग बार बार दौड़ते भी रहे तो थाना वाला इनकार कर दिया, तो हम लोग को केस करने में काफ़ी विलम्ब हो गया। वहीं परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि 2 जून को प्रेरणा से धर्मेंद्र की बातचीत का ऑडियो, जो कि मजाक में किया गया था, वायरल कर धर्मेंद्र पर दबाव बनाया गया। बाद में आरोपी बनाए गए सभी ने जाति सूचक गाली देकर कार्यालय प्रकोष्ठ से बाहर निकाल दिया, जिसे लेकर SC/ST विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में उन्होंने परिवाद दर्ज कराया है। धर्मेंद्र कुमार की ओर से DDC सुनील कुमार झा, ADM राजेश कुमार, SDO कुंदन कुमार के साथ साथ सुधांशु शेखर जो कि मुसहरी के CO हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट और IPC की कई धाराओं में एक परिवाद पर दाखिल किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि धर्मेंद्र कुमार जो कि NGO के माध्यम से डाटा एंट्री में योगदान दिए हुए था वर्ष 2014 से, सदर अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय से कोई लेना देना इनका नहीं है और न था। और एक जो ऑडियो वायरल हुआ मानव बल के नियुक्ति को लेकर के, वह जो प्रेरणा लड़की के माध्यम से बात कही जाती है कि जिन्होंने शिकायत किया, वह 2 साल से इनका उससे दोस्ती का संबंध था और हंसी मजाक में कुछ बातें उनसे हुई थी। लेकिन उस बिंदु पर जो जांच के क्रम में इन सभी बनाए गए अभियुक्तों के द्वारा जो यह सभी लोग इनको बुलाए कार्य कर रहे थे उस वक्त जांच के क्रम में, और बुलाने के बाद जबरन कहे कि हम जो कह रहे हैं वह लिखो, इससे इनकार करने पर जाति सूचक शब्द से गाली गलौज इनके साथ किया गया, मारपीट किया गया, घसीटते हुए ऑफिस में ले जाया गया और इनके साथ जो घटनाएं की गई उसको लेकर के यह मुकदमा, यही आरोप इनका लगाया गया है, किया गया है और न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब आगे सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर के थाना में कई बार गए, लेकिन चूंकि मुकदमा नहीं लिया, इसीलिए मुकदमा करने में देरी हुई है। इनकी ओर से ही आरोप लगा करके मुकदमा दाखिल किया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा किए गए विवादित बयान के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र किशोर पराशर ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किल बढ़ गई है। महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत सरकार के साथ होने वाली वार्ता में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान को शामिल करने की मांग अब महबूबा मुफ्ती के लिए परेशानी का सबब बन गया है। महबूबा के बयान से नाराज जिले के सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उनके खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें उन पर देशद्रोह और देश की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किए गए परिवाद में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 323, 504, 109, 110, 111, 120B, 124 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास पर एक मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी आई थी। बैठक से निकलने के बाद और तब से लगातार वो पूरे देश में एक भ्रम फैला रही हैं अपने वक्तव्य के द्वारा कि इसमें थर्ड पार्टी के रूप में पाकिस्तान को भी आमंत्रित करना चाहिए। हमारा शत्रु देश है और ऐसा प्रोपेगेंडा करके वो पूरे देश में तनाव पैदा करना चाहती है, भारत का सिर झुकाना चाहती है और दंगे भड़काना चाहती है। एक वर्ग विशेष के युवाओं को वो आतंकवाद की ओर आकर्षित करना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मैंने एक परिवाद दायर किया है, जिसमें 504, 109, 110, 111 और 220B इत्यादि धाराओं में हमने उन पर देशद्रोह तथा तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। माननीय न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया है और अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो उनको 10 से 12 वर्षों की कैद की सजा हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।